आम आदमी पार्टी के लिए राजस्थान के परिदृश्य में स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि उनका आधार यहाँ पर नहीं है। तो ये तो एक जो टक्कर होगी वो कांग्रेस बीजेपी में ही होगी। महिला एट्रॉसिटी को लेकर के ये पहला राज्य है जिसने इसको सुनिश्चित किया कि मान लीजिए किसी महिला के साथ अपराध घटित होता है और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है अर्चना शर्मा जी, जो कि समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है इस पर इनकी क्या राय है, क्या मानना है। तो 6-7 महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो उसके लिए क्या तैयारी है कांग्रेस की? क्योंकि एक ट्रेंड है राजस्थान में, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है काफ़ी सालों से। तो क्या इस बार ये टूटेगा ट्रेंड या फिर ऐसे ही रहेगा? देखिए, अधिकांशतः 1980 के बाद से ये ट्रेंड का रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के नाते मैं महसूस करती हूँ नागरिक के तौर पर कि इस बार कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से रिपीट होगी। और उसका कारण ये है कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में व्याप्त है उसके विपरीत राजस्थान में जिस प्रकार से योजनाएं बनाई गई और योजनाएं भी ऐसी बेमिसाल हैं कि हर व्यक्ति के लिए सर्वस्पर्शी योजनाएं वो बनी है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराहा गया और वो धरातल पर उतर भी गई है। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने जो हर वर्ग को छूने वाली है, तो हर वर्ग को राहत महसूस हो रही है। महंगाई का दौर जारी है पूरे देश में, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में यदि हम महंगाई राहत कैंप लगा करके जनता को योजनाओं से जोड़ते हैं तो ये हमारी सरकार की वो सोच है जिसमें जनता को राहत दे करके सशक्त बनाने का एक माध्यम खोजा जा रहा है। और हमने ये अनुभव भी किया, चाहे बोर्ड के अध्यक्ष के नाते हो या फिर कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते। जब मैं पूरे राजस्थान के दौरे करती हूँ तो लोग इसको सराहते हैं और हमें खुशी इस बात की, सिर्फ राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 1.5 करोड़ की आबादी पेंशन से जुड़ी हुई है। और पेंशन भी आप देखिए कि पेंशन को उन्होंने जिस प्रकार से बढ़ाया और उसके बाद उसमें कंडीशन डाली कि 15% इंक्रीमेंट प्रति वर्ष होगा। इसका मतलब ये है कि जो वृद्ध हैं, जो विडोज़ हैं या यूँ कह सकते हैं निःशक्त हैं, उनको एक तरह से संबल देने का काम किया गया और इसमें से केंद्र का योगदान लेश मात्र भी नहीं है। तो ऐसे में जब ऐसी योजनाएं बनती हैं, जनता उससे लाभान्वित होती है, तो निश्चित जनता भी ये सोचती है कि ओपीएस जैसी योजना को यदि लागू किया गया और इसमें अगर सरकार नहीं बनती तो कर्मचारियों के हित पर भी कुठाराघात होगा। तो योजना जब अच्छी हो, धरातल पर उतर जाए, जनता उसको हाथों हाथ ले, तो ऐसे में सरकार का रिपीट होना लाजमी है। तो क्या अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है तो उसके बाद राजस्थान में कार्यक्रम होते हैं संभागों के तो स्तर पर, और वहाँ पर भीड़ नहीं आती है, रंधावा ट्वीट करते हैं कि मुझे कार्यकर्ताओं का साथ चाहिए, और डोटासरा जो कि कहते हैं कि जो कांग्रेसी इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो कांग्रेसी नहीं रहेगा। तो क्या मतलब क्या सिचुएशन आ गई कि भीड़ नहीं आ रही है कई कार्यक्रमों में? देखिए, बात भीड़ की नहीं है, बात यह है कि हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और संगठन के स्तर पर हमारे प्रभारी महासचिव हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डिसिप्लिन पार्टी में होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी कवायद शुरू की कि यदि कोई व्यक्ति अनुपस्थित होगा तो उसे पहले से सूचित करना पड़ेगा। मसलन मैं भी एक कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाई थी तो मैंने उनको सूचना दी, अनुमति ली। तो हम चाहते हैं कि पार्टी जो डिसिप्लिन के आधार पर चलती रही उसमें प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, क्योंकि कार्यकर्ता नेता भी कार्यकर्ता ही होता है, यदि वो सम्मिलित ना होगा तो योजनाओं को ले जाने में दुविधा होगी। और कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य भी यह है कि सब लोग सम्मिलित होकर के एकमुखी होकर पार्टी की योजनाओं को जनता तक ले जाएं और इसके प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कांग्रेस जन इसमें रुचि नहीं ले रहे, बस ये है कि थोड़ा मोटिवेट करने की कवायद है और उस मोटिवेट करने की कवायद में सख्ती भी ज़रूरी होती है। और संगठन जब मुस्तैद होगा और उसकी कवायद इस प्रकार से होगी, कार्यकर्ता महसूस करेगा कि हमारी अनिवार्यता या उपस्थिति ज़रूरी है, तो वो करना भी बहुत बेहद आवश्यक है, क्योंकि संगठन को मुस्तैद करना, उसे सजग बनाना, उसको एक्टिवेट करना, ये जिम्मेदारी हमारे नेताओं की, जिसको बखूबी निभा रहे हैं। राजस्थान में अब की बार आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम 200 की 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो इससे क्या नुकसान होगा कांग्रेस को या फायदा होगा? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के लिए राजस्थान के परिदृश्य में स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि उनका आधार यहाँ पर नहीं है। और ऐसी अवस्था में वो चाहे इस चीज़ को कहें कि साहब हम एक नेशनल पार्टी बन गए, राजस्थान में भी हम अपना एक वजूद कायम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन राजस्थान की परिस्थिति ऐसी है कि बाय पार्टीजन ये यहाँ का इन्वायरमेंट रहा है और अभी किसी भी पार्टी, थर्ड पार्टी का कोई वजूद नहीं, ना थर्ड फ्रंट का। तो ये तो एक जो टक्कर होगी वो कांग्रेस बीजेपी में ही होगी और इसके अलावा कोई तीसरी भूमिका निभाने की आज स्थिति में नहीं। क्या नुकसान होगा कांग्रेस को? क्योंकि गहलोत जी कहते हैं कि कभी भी कोई तीसरी पार्टी अगर बीजेपी के अलावा उनके सामने चुनाव लड़ती है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। जैसा कि गुजरात में हुआ, देखने को मिला कि उन्होंने जब हार मिलने के बाद उनका बयान आया था कि
ये आम आदमी पार्टी लड़ी तो इससे जितने भी वोटर्स थे कांग्रेस के वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए, इस कारण से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। तो क्या ये सच है? देखिए वैसे तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन राजस्थान में ये बात तो ठीक है कि मुख्यमंत्री समय समय पर जनता को भी आगाह करते हैं, कार्यकर्ताओं को भी सजग रहने के लिए कहते हैं। उसका कारण ये है कि यदि मान लीजिए कोई पार्टी आपके वोट बैंक में एक तरह से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है, घुसपैठ करती है, तो उससे नुकसान होने की संभावना तो होती है। लेकिन अगर ओवरऑल परिदृश्य को देखें तो योजना इतनी बेहतरीन है कि कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र या कोई भी प्रलोभन देने का प्रयास करे, जनता भ्रमित नहीं होती। लेकिन राजस्थान में देखा जाए तो जनता में अभी बीच में जब पेपर लीक हो रहे थे अपराध के क्षेत्र में, ये दो ऐसे मुद्दे थे कि कांग्रेस को अपना वापस से सोचना पड़ा कि क्या किया जाए, क्योंकि अपराध के क्षेत्र में राजस्थान में काफ़ी अपराध हो रहे थे, बच्चों का शोषण हो रहा था। तो क्या राजस्थान में ये मुद्दा बीजेपी बुनाएगी अच्छी तरीके से आने वाले चुनाव में? तो क्या इससे नुकसान होगा या क्या जनता को आश्वासन दिला देगी क्या कांग्रेस कि नहीं अब हम इस पे काम करेंगे, जैसे योजना अच्छी लेके आए हैं वैसे इस पे हम कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी जब आई, इनोवेशंस हुए, तो ये पेपर लीक की प्रक्रिया भी बढ़ी है, और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, सभी राज्यों में हुई है। अब बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में यहाँ मुद्दा बनाती है इसको, लेकिन गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ है, सबको मालूम है, और कितनी जाने गई वहाँ पर। लेकिन हमारी सरकार ने जब पेपर लीक हुआ तो उसके जो संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये एक विभीषिका है जो पूरे देश में व्याप्त हो गई है, और इससे लड़ाई लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी पर एक तरह से रेगुलेशन, या यूँ कह सकते हैं ऐसे जो कुकृत्य करते हैं या अपना लाभ लेने का प्रयास करते हैं, उन पर अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है, और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। और जनता भी महसूस करती है कि सरकार ने इस बार जो भी एग्जाम्स हुए अभी आने वाले समय, उसमें भी बहुत सारे प्रयास किए कोई पेपर लीक ना हो। अब मुद्दा विपक्ष का धर्म है बनाने का, लेकिन उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा उनके शासित राज्यों की स्थिति हमसे भी खराब है। दूसरी बात ये कि देखिए, अपराध को लेकर के राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हुआ, उसमें विश्वास बढ़ा है जनता का। महिला एट्रॉसिटी को लेकर के ये पहला राज्य है जिसने इसको सुनिश्चित किया कि मान लीजिए किसी महिला के साथ अपराध घटित होता है और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया गया, और सीएम पोर्टल पर यदि कोई महिला रिपोर्ट दर्ज कर दे तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। जब महिलाओं में विश्वास बढ़ा, दमित तबके में भी विश्वास बढ़ा, तो रिपोर्ट रजिस्टर होना शुरू हुआ। जब आंकड़े बढ़ते रजिस्ट्रेशन की तो ऐसा लगता है कि अपराध बढ़ा, लेकिन वास्तविकता यह कि अपराध को घटित होने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज करने वाला राज्य बन गया राजस्थान। अन्य राज्यों में स्थिति ऐसी नहीं है, वहाँ तो चाहे उन्नाव की घटना ले लो, हाथरस की घटना ले लो, ये तो वो है जो सुर्खियों में आ गए। इसके अलावा जो अपराध घटित होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता को न्याय दिलाने की कवायद है, और यही कारण है कि जनता विश्वास करती है पुलिस पर भी और प्रशासन पे भी। और मैं नहीं समझती कि किसी के कहने से, विपक्ष का मुद्दा बनाने से जनता भ्रमित होगी। जनता को ये विश्वास है अपराध घटने पर सरकार मुस्तैदी से काम करती है, अपराधियों को सजा के कगार पर ले जाकर के छोड़ती है। चुनाव की तैयारियों में देखें तो बीजेपी ने अपनी पार्टी में नियुक्तियां दे दी है राजस्थान में, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, चेंज कर दिया है, और उप नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। तो जितने ही ब्राह्मण, जाट और राजपूत वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है, तो क्या वाकई ये कोशिश उनकी पूरी हो सकेगी चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायद की है, यही इस बात का द्योतक है कि उन्हें अब इस चीज़ को महसूस होने लगा उन्हें कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा विहीन विपक्ष के रूप में वो अपना धर्म निभा रहे थे यहाँ, गैर मुद्दों को सियासत के तौर पर हवा दे करके। और ये बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, गृह मंत्री जो आज के हैं, उन्होंने खुद ने यहाँ आकर कहा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कि हमने 3-3.5 साल में कोई मुद्दा ही नहीं मिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो गैर मुद्दों को हवा देने की कवायद उन्होंने शुरू की। और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि शायद संगठन की निष्क्रियता थी, जातियों को साधने की कवायद करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। और हम दूसरी तरफ इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि हम ना जात पात में कोई काम करेंगे, हिसाब से काम करेंगे। हमारा काम है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुविधा संपन्न करना, उसको योजनाओं से लाभान्वित करवाना, और साथ ही साथ कोशिश करना कि राजस्थान खुशहाल और प्रगतिशील बन सके। अभी जो एक रिपोर्ट आई ग्रोथ को लेकर के, तो आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान की जीडीपी सेकंड नंबर पर आ रही है देश में, यानी हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं। हमारी योजनाओं को धरातल पर उतारने मुख्यमंत्री जी ने जो एक कह सकते रोड मैप दिया है, वो इतना सुदृढ़ है कि उसके आधार पर हर योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो गुड गवर्नेंस क्या होती है, उसके प्रतिमान यहाँ स्थापित हुए, इसलिए हमें किसी चीज़ का भय नहीं है। हमें इस तरह की कवायद करना, जातियों को साधना या इस तरह से काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ज़रूरत है कि जो मैंडेट मिला उसके आधार पर न्याय करके जनता को उसका अधिकार दिलवाएं, और ये काम हम बखूबी कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई तो इसका क्या सहानुभूति मिलेगी जनता की राजस्थान में? देखिए, देश की जनता महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, विपक्ष को एकदम से लुप्त करने की कवायद पर काम कर रही है।
और देश के सबसे बड़े नेता की सदस्यता को रद्द करना, उसका जो प्रोसीजर था उसको नहीं फॉलो करना और इतनी जल्दबाजी में उसको इनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें देश की जनता समझती है। राहुल गांधी जी ने क्या किया? यही तो कहा ना कि भ्रष्टाचार है उसका खुलासा कीजिए, जेपीसी का गठन करिए, जो लोकतंत्र में मांग होती है उसको उठाया। और देखिए, लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वीकृति भी होती है। हम भी कई विदेशी मंचों पर जाते हैं अपनी बात को रखने। विदेशी धरती पर आपने क्या कहा, किस कंटेक्स्ट में क्या कहा, किस बारे में क्या कहते हैं, मोदी जी खुद नहीं कहते क्या कि 70 साल में गड्ढे ही गड्ढे थे, हमने बढ़ना शुरू किया है। वो तो सबसे बड़ा अपमान है देश के उन पुरोधाओं का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने देश के निर्माण में भूमिका निभाई। तो जो लोग विगत को एक तरह से नकारते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा बताने की प्रयास करते हैं, युग पुरुष बन जाना चाहते हैं बिना युग के बीते, वो लोग ऐसी कवायद करते हैं तानाशाही के तौर पर। लेकिन राहुल गांधी जी घर में बैठने वाले नहीं। सदस्यता चली गई तो क्या, देश की जनता के बीच में उनकी जिम्मेदारी जो उसको वो निभाएंगे। लीगल रिकॉर्ड्स हम ले रहे हैं, हमें पूरी भरोसा है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी और जिस प्रकार की प्रक्रिया अपना करके उनकी सदस्यता खत्म की गई है, वो भी देश के लिए एक ज्वलंत प्रश्न है कि क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होने देना चाहिए। और जनता को ये भी समझना पड़ेगा कि किसी को अधिकार नहीं कि लाखों मतों से जीतने वाला व्यक्ति एक ऐसे वर्डिक्ट से जिसकी अपील हायर जुडिशरी में भी हो सकती है, उसके आधार पर बिना गवर्नर की कंसेंट लिए, बिना प्रोसेस फॉलो किए उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाए। बहुत बड़ा प्रश्न है। आप काफ़ी सालों से एज ए कार्यकर्ता काम कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या दो खेमे हैं कांग्रेस के अंदर? दो खेमे की बात अक्सर की जाती है, तो क्या दो खेमे हैं राजस्थान में? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हो सकता महत्वाकांक्षा हो, लेकिन कांग्रेस हमेशा एकमुखी रही है। और आज जब कांग्रेस सरकार की वाहवाही होती है राष्ट्रीय पटल पर, तो उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो राजस्थान का है, उसने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कवायद की है। राष्ट्रीय नेतृत्व का भी ये निर्देश है और यही कारण है कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को सशक्त महसूस करता है। उसे ये महसूस होता है कि सरकार बनने के बाद उसको सुनने की कवायद हुई, उसके लिए योजनाएं बनी, जनता के लिए, उसके लिए मतलब जनता के लिए योजनाएं बनी, और पूरे गौरव के साथ अपना सीना चौड़ा करके, अपना मस्तक ऊंचा करके जनता के बीच में जाने की जो शक्ति हमें मिली है, उसका एक ही कारण है कि हम एकमुखी रहे, नेतृत्व ने हमारा सम्मान किया और सबको साथ लेकर चलने का काम किया। आखिरी सवाल, क्या ये ट्रेंड टूटने वाला है? बिल्कुल टूटेगा। मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ती हूँ, परंपरागत रूप से कांग्रेस के प्रति आसक्त विधानसभा नहीं है, लेकिन आप वहाँ जाकर के जनता के बीच में जाकर बात करिए, जनता स्वीकार करती है कि गहलोत सरकार ने बेहतरीन काम किए। हम हार गए इस विधानसभा में, तब भी हमने 1400 करोड़ के काम यहाँ पर सौगातों के रूप में जनता को दिए। तो जब मालवीय नगर की स्थिति, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे राजस्थान में कितने बेहतरीन काम हो रहे हैं। तो ये हमारे साथ अर्चना शर्मा जी थी, जो कि समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है और कांग्रेस के लिए काफ़ी सालों से काम कर रही है, प्रवक्ता रही है। काफ़ी सालों से हमें लगा भी था कि प्रवक्ता है, जिस हिसाब से उन्होंने सवालों के जवाब दिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।